सादर राम राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल @नरेंद्र त्रिपाठी 4926 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ प्रसन्नचित्त अवश्य होंगे। आज के अंक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 1965 के नियम 15(2) पर क्या प्रावधान है। 15(2) पर सीधा सीधा नियम है कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी मत प्रकट करने के बाद में उसे आरोपित सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के पास वापस भेज सकता है। यह नियम 15(2) के अंतर्गत आता है। इसी संबंध में हमसे अनेकों लोगों ने संपर्क किया, जानकारी चाहिए, तो मैंने यह विचार किया इस संबंध में एक वीडियो बनाया जाए। वीडियो डालने के बाद में यह सभी के काम आएगा। आज उसी संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं। केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1965 के नियम 14 के अंतर्गत जब किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को आरोप पत्र जारी करने के बाद में उस पर जांच अदालत का गठन होता है। जांच अदालत का गठन होने के बाद जब हमारा जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट, चाहे उस पर दोष सिद्ध हो या दोष सिद्ध न हो, वो सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत कर देता है। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी का यह दायित्व बनता है कि वो उस पर सहमति जताए या असहमति जताए। यदि असहमति जताता है तो उसको केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 1965 के नियम 15(2) के अंतर्गत उस आरोपित सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के पास वापस भेजता है। वापस भेजने के बाद में वह उस पर अपने असहमति के कारण लिखता है कि हम इस पर असहमत क्यों हुए। उसका पूरा वृत्तांत होगा। उसमें जांच अदालत की पूरी कार्यवाही जो होगी वो लगाई जाएगी कि उसमें हमारे जांच अधिकारी ने क्या पाया, उसको लगाया जाएगा और वो उस कर्मचारी या अधिकारी के पास वापस दिया जाएगा और इसे 15 दिन के अंतर उस पर उत्तर मांगा जाता है। कर्मचारी से यह आशा की जाती है कि 15 दिनों के अंदर उसका अभ्यावेदन वो सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत कर देगा। यहां पर अधिकांश केसों में ऐसा देखा गया है कि जब जांच अदालत किसी कर्मचारी या अधिकारी को दोष रहित पाती है, जो आरोप पत्र के द्वारा उस कर्मचारी या अधिकारी पर आरोप लगाए गए थे, वो जांच अदालत के सामने वो आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में अधिकांशतया ये देखा गया है कि सक्षम प्राधिकारी उस रिपोर्ट को अपने इसी नियम के अंतर्गत 15(2) के नियम के अंतर्गत कर्मचारी को या अधिकारी को वापस करता है। यहां पर हम आपको स्पष्ट कर दें कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को या आरोपित सरकारी कर्मचारी को या अधिकारी को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। क्यों? जब उसको आरोप पत्र मिलता है तो उसमें सभी प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, उसके साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, उसमें गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं।
जांच अदालत के सामने इसी सब पर जांच होती है, गवाहों से जिरह होती है, गवाहों से बचाव पक्ष भी जिरह करता है और शासकीय पक्ष भी जिरह करता है। दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत होते हैं। जांच अदालत की कार्यवाही, जो विभागीय जांच अदालत की कार्यवाही होती है, उसे अर्ध न्यायिक जांच कार्यवाही कहते हैं। इसके उपरांत में जब जांच अधिकारी वहां पर ये देख लेता है या पूरी जांच कार्यवाही के दौरान उसको ये ज्ञात होता है कि जो आरोपित सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है उस पर ये आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट पर ये लिखता है कि यह आरोप सिद्ध नहीं हुए। जब ये वापस आ जाती है नियम 15(2) के तहत, तो वो अधिकारी या कर्मचारी घबरा जाता है। यहां उसको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उसका जब उत्तर देने का समय आए तो वहां पर ये जरूर ध्यान दे कि वो अपनी बात पर अडिग रहे, क्योंकि जो जांच कार्यवाही हुई है, जांच कार्यवाही है ऐसे नहीं हुई, जांच कार्यवाही हमारी शासकीय मानकों के अंतर्गत हुई है, जहां पर सारे साक्ष्य सबूत, दस्तावेजी सबूत सब प्रस्तुत किए गए हैं। उसकी रिपोर्ट मायने रखती है। उसको आधार बनाकर ही वो अपना अभ्यावेदन तैयार करे। जांच कार्यवाही से अलग यदि सक्षम प्राधिकारी कोई चीज अपने असहमति पत्र में व्यक्त करता है तो उसका सीधा सीधा विरोध आरोपित सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अवश्य करे। क्यों? जो आरोप पत्र दिया गया है जांच उसी पर हो रही है, इसके अलावा अन्य कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता। यहां पर ऐसा भी देखा गया है कि कुछ हमारे सक्षम प्राधिकारी जो हैं, जांच अदालत की रिपोर्ट आने के बाद में सालों उसको लटकाए रहते हैं, सहमति या असहमति नहीं देते हैं। अगर सहमत दे देंगे तो उस पर निर्णय हो जाएगा, असहमति अगर करेंगे तो उस पर अभ्यावेदन प्रस्तुत होगा। उनको 15 दिन का समय देना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर हमारा जो पीड़ित पक्ष है वो उसका प्रत्युत्तर देगा। वहां पर अगर देरी हुई है तो वो गलत है। हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अनेकों आदेश हैं। पहला सिद्धांत हमारा क्या है? नेचुरल जस्टिस सिद्धांत। नैसर्गिक न्याय का जो सिद्धांत है उस पर यह आशा की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी समय के अंतर्गत उस पर निर्णय देगा। अनेकों केसों में जहां देरी का प्रश्न उठता है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणियां की हैं कि इससे कर्मचारी का ही लॉस नहीं होता है, उसके पूरे सर्विस पीरियड का लॉस होता है, उसकी सेवा शर्तें जो होती हैं उसका लॉस होने लगता है। उसको समय से प्रमोशन नहीं मिल पाता, उसको समय से वेतन वृद्धियां नहीं मिल पाती, उसको जो लाभ, सेवा लाभ मिलने चाहिए उससे वो वंचित हो जाता है। तो ये नैसर्गिक न्याय का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यदि कहीं पर देरी से इस तरह का हमारे सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है तो उसका आप उत्तर बनाएं। सबसे पहले कि अपने उत्तर में आप अडिग रहें। जो माननीय जांच अदालत की कार्यवाही है उसी पर आप केंद्रित रहें कि हम इस रिपोर्ट को ही मानेंगे। हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए थे नियमतः आपके कथनानुसार यहां पर वो जांच अदालत के सामने सिद्ध नहीं हुए। हमने जो दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत किए वो
जांच अदालत ने स्वीकार किया है। हमें नेचुरल जस्टिस का पूरा पूरा अधिकार है। इन सब बातों को उल्लेख करते हुए हमें ये अभ्यावेदन अधिकारियों को देना चाहिए। अब इस पर आप ये जरूर कहेंगे कि वो कौन कौन से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश हैं जिसका जिक्र या जिसका उदाहरण इस पर दिया जाए। तो मैं आपको वो भी बताता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा है वो आपको संज्ञान में अवश्य लेना चाहिए। सबसे पहला हम केस लेते हैं जिसमें काफी दिनों के बाद में आरोप पत्र ही जारी किया गया। वो पहला केस ऑनरेबल हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, पीवी महादेवन वर्सेस एमडी तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड 2005। इसमें देरी पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हो गया था और नाराज होने के बाद में कर्मचारी के पक्ष में, आरोपित सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के पक्ष में निर्णय दिया और सरकार के, तमिलनाडु सरकार के आदेश को पलट दिया। जो हमारा केस है, राज्य आंध्र प्रदेश बनाम एन राधाकृष्णन 1998। इस पर क्या हुआ कि जांच अदालत की पूरी कार्यवाही संपन्न हो गई और संपन्न होने के बाद सक्षम प्राधिकारी इस पर निर्णय लेने में काफी विलंब कर दिया। विलंब करने के बाद में उस पर अपनी अस्वीकृति जाहिर की। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्टिंग दी, सख्त टिप्पणी की कि यह नेचुरल जस्टिस की सीधी सीधी अवहेलना है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह नेचुरल जस्टिस की एक तरह से हत्या है। कर्मचारी को जो सेवा शर्तों का लाभ मिलता है उससे उस कर्मचारी या अधिकारी को वंचित रखा गया, इसलिए यह न्याय संगत नहीं है। यह दूसरा आपके पास उदाहरण है। तीसरा उदाहरण जो हमारा है वो भी इसी तरीके का है। वो हमारा है स्टेट ऑफ पंजाब बनाम चमनलाल 1995। वो भी इसी तरह का नियम है। इस पर कोर्ट की बड़े सख्त टिप्पणियां हैं कि कर्मचारी को या आरोपित सरकारी कर्मचारी या आरोपित अधिकारी को ये पूरी सुविधा है कि उसके साथ में नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत अवश्य लागू किया जाए। समय के अंदर उस पर निर्णय हो। अगर समय बहुत अधिक होता है तो कर्मचारी को जो सेवा शर्तों का लाभ मिलता है उससे उसको वंचित रखा जाता है, जो कि उसकी सेवा शर्तों के सिद्धांत के उलट है। इसलिए अगर देरी से कहीं पर हमारा सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेता है तो आप इनका उदाहरण दीजिए और एक अभ्यावेदन सक्षम प्राधिकारी को अवश्य प्रेषित करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें इसकी जानकारी दें, हमें बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। हमारे फेसबुक पर भी इसको फॉलो करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ उसे साझा करें। सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। आज के अंक में बस इतना ही। आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।